हेलो, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे थे अंकगणित का चैप्टर प्रतिसत्ता और प्रतिसत्ता के इसी श्रृंखला के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन हल किए थे। उन क्वेश्चनों के आगे कुछ और क्वेश्चन हम हल करेंगे आज यहाँ पे, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। वहाँ पे हमने साधारण क्वेश्चन हल किए थे, साधारण प्रतिशत निकालना और संख्याओं के एक दूसरे का कितना प्रतिशत है, इस प्रकार के। और यहाँ पे हम क्वेश्चन हल करेंगे कुछ क्षेत्रमिति के, जैसे कि घन, घनाभ, बेलन और इनके आयतन, क्षेत्रफल और इन पे क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम किसी एक भुजा को या एक विकिरण को अगर हम कुछ घटा दें या बढ़ा दें तो इसके ऊपर। तो इसी रूप में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे कि घन के एक विकिरण को 10% घटाने पर भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए पहले तो हम इसका कुछ यहाँ पे अध्ययन करते हैं कि घन के लिए ये चीज़ें क्या क्या होती हैं। एक घन के लिए यहाँ पर इसने दे रखा है कि विकिरण को 10% घटाने के ऊपर। तो अगर विकिरण अगर हम घन का देखें तो घन का विकिरण होता है एकदम भुजाओं को बीचों बीच, अर्थात इन दो भुजाओं के से बीचों बीच निकलने वाली रेखा होती है जो घन का होता है विकिरण। तो अगर इस विकिरण को हम 10% घटा दें तो इससे भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात अगर ये विकिरण इसको हम घटा देते हैं यहाँ पे 10%, तो ये भुजाओं पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हम यहाँ पे जानते हैं कि विकिरण का जो भी यहाँ पे सूत्र निकल के आता है वो किस पे डिपेंडेबल होता है। ये विकिरण का आगे यहाँ से सूत्र निकालें तो ये नीचे वाले ये विकिरण हो जाएगा और ये भुजा हो जाएगी, ये ए है और ये विकिरण होता है रूट, ये विकिरण हो जाता है रूट टू ए स्क्वायर और इससे लास्ट में निकल के आ जाता है रूट 2a। ये रूट 2a हो जाएगा और ये है वो है a। तो इस विकिरण का सूत्र हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे, तो उससे इस विकिरण का जो सूत्र बनेगा वो ये बन जाएगा, ये रूट 2a का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ये भुजा का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और इसका रूट बराबर यहाँ पे निकल के आ जाएगा रूट 3a स्क्वायर बराबर आ जाएगा रूट 3 और a स्क्वायर का आ जाएगा a। ये विकिरण का सूत्र आ गया यहाँ पे। तो अगर हम इस पे कोई परिवर्तन करते हैं विकिरण पे तो a पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि a यहाँ पे नियत है, ये नियतांक दे रखा है और a सीधा का सीधा इस पे डिपेंडेबल है। तो अगर ये 10% घटेगा तो भुजा कितनी घट जाएगी, सीधी सीधी हम बता सकते हैं कि भुजा कितनी % घट जाएगी, 10% घटेगी। अगर विकिरण घटेगा तो भुजा भी कितनी % घट जाएगी, 10%। और यहाँ पे घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन के लिए हम देखते हैं कि घन का जो आयतन होता है, कोई भी चीज़ का जो आयतन होता है, किसी भी 3D जो हमको कोई वस्तु दे रखी है उसका आयतन हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम उसका नीचे वाला क्षेत्रफल देखते हैं, नीचे वाला भाग देखते हैं। नीचे वाला भाग, इसके अंदर जो नीचे वाला भाग का क्षेत्रफल आता है वो आता है, ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ पे भुजा गुणा भुजा बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर। और इस भुजा गुणा भुजा वाली इस पार्ट को हम एज ऊंचाई तक लेके जाएंगे, अर्थात एज ऊंचाई यहाँ पे दे रखी है वो है a। तो इसका आयतन का जो सूत्र हो जाएगा वो आयतन का सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा a क्यूब, अर्थात घन का जो आयतन होता है उसका सूत्र होगा a क्यूब। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भुजा कितनी % घट गई है, 10% घट गई है। तो भुजा के 10% घट जाने पर अब भुजा हमारे पास सिर्फ 90 रह गई है, यानी कि 10% घट चुकी है। तो आयतन कितना हो जाएगा यहाँ पे, आयतन अगर पहले 100 था तो आयतन अब 3 बार गुणा करेंगे यहाँ पे भुजा को, 90 गुणा 90 बट्टे 100, ये एक इसका, एक गुणा 100, 3 बार 100, 100 कैंसिल हो गया, ये 3 बिंदु कैंसिल हो गए। लास्ट में हमारे पास बता 9 का क्यूब होता है 729 बट्टे 10 बराबर हो जाएगा 72.9। 72.9 100 से कितना कम है, 21 पॉइंट, और ये हो जाएगा 27.1% क्या हो गई, कमी हो जाएगी। आयतन में कितनी कमी हो जाएगी, 1% की। और इसका क्या ज्ञात करना हमको, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सिर्फ इसका, इस भुजा का, इस भुजा का और इस भुजा का,
ये पृष्ठ का क्षेत्रफल, चारों कोणों का क्षेत्रफल हमको निकालना बताया, यानी कि इस भुजा का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि एक भुजा का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल वो कितना आ रहा है, a²। तो 4 भुजाओं को निकालना है तो इसको किससे गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, ये इसका हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल बता देंगे, वो हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 100 आ रहा था तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, भुजा के अंदर हमने कमी कर दी 10% की, 2 बार गुणा करना है हमको क्योंकि a² आया था, और इसके नीचे 100 और इसके नीचे भी हम लगा देंगे 100, ये कैंसिल, ये आपस में, और बच गया क्या है, 9 गुणे 9 हो जाएगा 81, और ये 100 से कितना कम है, 19% कमी, अर्थात इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी, 19% की कमी हो जाएगी। ये था हमारे पास घन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक घनाभ के लिए। अगर घनाभ के अंदर हम परिवर्तन कर दें, घनाभ के अंदर और घन के अंदर सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, परंतु घनाभ की सभी भुजाएं क्या नहीं होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ को हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। अगर भुजा को हम लंबाई को बढ़ा रहे हैं, इसमें लंबाई हो गई ये हो जाएगी L, ये L है, ये उस ऊंचाई H है, और ये इसकी चौड़ाई है B। ये चीज़ें हैं। इसने लंबाई L को बढ़ाया है 20%, बराबर हो जाएगी 120, लंबाई हो गई 120, चौड़ाई B बराबर हो जाएगी 10% कम होने पर हो जाएगी 90, और ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया तो हो जाएगी 110। ये चीज़ें आ गई यहाँ पे। अब इसने कहा है कि आयतन, तो आयतन के लिए हम सूत्र देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले पृष्ठ का सूत्र देखेंगे कि ये हो जाएगा पृष्ठ का सूत्र, एक आयताकार आकृति, आयत का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये उसका लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल का सूत्र आ गया आयत का। और इसको हम कहाँ तक, ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं, h ऊंचाई तक, तो h ऊंचाई को और गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगी h ऊंचाई गुणा। तो ये इसका सूत्र हो गया आयतन का कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका सूत्र। और इसका सूत्र के हिसाब से हम यहाँ पे लगाएंगे, तो इसके लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। अगर पहले इसका आयतन 100 था तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के इस क्षेत्रफल के सूत्र में इसको लगाएंगे वापस, तो ये हो जाएगी लंबाई कितनी चेंज हुई है, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 120 गुणा चौड़ाई कितनी है इसकी 90 गुणा ऊंचाई 110 बट्टे सभी के नीचे 100 लगा देंगे, गुणा 100 गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, ये 3 शून्य इसकी चली गई, बच क्या लास्ट में हमको 132 गुणा 9। इसको अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे लास्ट गुणा आ जाएगा, वो आ जाएगा 1188 बट्टे नीचे आ रहा है 10, बराबर आ जाएगा 1 शून्य, तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 118.8। अगर हम इसको 100 से अंतर देखें तो कितना आ रहा है 18.8%। तो ये किस में अंतर आ गया, आयतन के लिए, ये आयतन का आ गया। आगे हमको देखना है कि पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पृष्ठ के क्षेत्रफल इसका वही चीज़ निकालेंगे हम, ये पृष्ठ ये पृष्ठ ये पृष्ठ और ये पृष्ठ। तो पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र जो हमारे पास निकल के आता है वो आता है, क्योंकि इसमें पृष्ठ कितने हो गए, ये दो, ये इधर वाला दोनों सेम है, इधर वाला सेम है, ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाला का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके अंदर ऊपर वाला और नीचे वाला का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये कितनी बार आ रहा है 2 बार, प्लस साइड वाले 2 आ रहे हैं, वो भी कितनी बार हैं 2, और उसके लिए सूत्र होता है क्योंकि वो ऊंचाई के रूप में होता है h, और साथ में उसमें आ जाती है चौड़ाई b, ये चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस एक और क्षेत्र, एक और हमके पास पृष्ठ बच गया, वो है उसके सामने वाला पृष्ठ में होता है, ये भी 2 बार आ रहे हैं, तो 2, ये 2 गुणा, और साथ में आ जाता है उसमें लंबाई गुणा ऊंचाई। तो लास्ट में हमारे पास ये 2 कॉमन आ गया, ये 2 को हमने बाहर ले लिया, तो आ गए लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस
ऊंचाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आ गया चौड़ाई और ये आ गई ऊंचाई, ये 2 और ये आ गई लंबाई और ये आ गई चौड़ाई, ये 2 और ये आ गई ऊंचाई और ये आ गई लंबाई, L गुणा H। तो इसका सूत्र हो गया H, ये L गुणा H आ गया, ये लंबाई गुणा चौड़ाई आ गया। ठीक है, हो गया। तो ये सूत्र आ गया इसके अंदर। परंतु हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इनके अंदर, इस लंबाई के अंदर अलग परिवर्तन हो रहा है, इस चौड़ाई में, उस ऊंचाई में, इसमें सब में क्या हो रहा है, अलग अलग परिवर्तन हो रहा है। तो अगर हम इसको 100 के रूप में यहाँ से सूत्र निकालने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे क्योंकि प्लस के निशान आ रहे हैं सबके अंदर, तो ये पूरा सूत्र इसके अंदर क्या नहीं होगा, सेट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हम क्या नहीं कर सकते, इसको ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हमको ज्ञात नहीं होगी यहाँ पे। और तीसरी चीज़ इसने क्या पूछी है कि विकिरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विकिरण होता है ये, विकिरण के लिए ये हो जाएगा नीचे वाला आधार, आधार का यहाँ पे लंबाई स्क्वायर। इसके अंदर विकिरण, अगर हम लास्ट में सूत्र निकालेंगे विकिरण का, तो विकिरण का लास्ट में जो सूत्र होगा वो हो जाएगा विकिरण, घनाभ का विकिरण का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये सूत्र आ जाएगा हमारे पास में। परंतु अगर हम इस सूत्र को उसके अंदर लगाएंगे वापस 100 के रूप में, तो हमको सिर्फ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबके जो मायने दे रखे हैं, सबके जो परिवर्तन दे रखे हैं, सबके मान दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं और रूट के रूप में दे रखे हैं अंदर। तो इस सूत्र के अंदर हम इसको क्या नहीं कर सकते, डाटा को फिट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ ने क्या नहीं हो सकती, ज्ञात नहीं हो सकती। तो ये दोनों चीज़ ज्ञात नहीं होगी। एक चीज़ ज्ञात होगी हमारे पास में, वो क्या आ जाएगा, आयतन। आयतन हम बता चुके हैं, इसका आयतन कितना परिवर्तन होगा। सूत्र निकालना हम सीख गए हैं, किस प्रकार से हमको सूत्र निकालने घनाभ के और घन के लिए। अगला देखो कि एक घनाभ की लंबाई को अगर 20% घटाया जाता है तो इसकी ऊंचाई को कितने % बढ़ा दे ताकि आयतन क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। घनाभ का तो हमने सूत्र देख लिया था। घनाभ के लिए इसने क्या दे रखा है कि इसकी लंबाई को 20% घटाया जाता है, इसकी जो L है उसको 20% क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो इसकी ऊंचाई जो हाइट है इसको कितने % बढ़ा दें ताकि इसका जो आयतन रहे वो क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं कि भाई हमारे पास पहले इसको जो मान आ रहा था वो कितना आ रहा था, 100। इसको हम अब चेंज कर रहे हैं तो गुणा लंबाई हो जाएगी अब हमारे पास 80, क्योंकि आयतन का सूत्र हम जानते हैं, ये सूत्र होता है लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई, या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई और इसको हम ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं H तक। तो ये सूत्र बन जाएगा हमारे पास, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ओके, तो ये इसको कर देंगे। ऊंचाई हमको सिर्फ चेंज करनी है, लंबाई को उसने कोई चेंज नहीं किया, लंबाई वो की वही रहेगी। ये ऊंचाई x रूप में हम करेंगे चेंज, बट्टे 100 लगा देंगे तीनों की, ये कैंसिल हो जाएगा और अंत में हमारे पास क्या बच जाएगा, और ये हमारे पास क्या रहना चाहिए, 100 के बराबर, यानी कि इसके अंदर आयतन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ये 100 के बराबर रहना चाहिए। तो जो हमारे पास मान आया वो हमारे पास मान कितना जाएगा, 8x बट्टे नीचे बच गया 10 बराबर ये रहना चाहिए 100 के। 10 इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8x बराबर 1000, और जो परिवर्तन अक्ष में कितना करना है, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 1000 बट्टे 8। भाग लगाएंगे 1000 के अंदर तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8 16 और 8 पंजे 40, ये 25। और अगर 100 से इसको हम कंपैरिजन करें तो ये कितना % का परिवर्तन आ रहा है, 25% अधिक। तो ये कितने %, ऊंचाई कितनी % आ जाएगी हमारे पास में, 25% क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ाने पर एवं ऊंचाई को 10% घटाने पर, तो पहले तो हम बेलन देखते हैं कि बेलन कैसा होता है। बेलन हमारे पास ये रहा, इस बेलन को हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये बेलनाकार जो कोई
वस्तु दे रखी है हमारे पास में, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन के लिए ये ऊपर जो हम होती है आकृति, वो हमको जानते हैं कि ये नीचे वाली आकृति, ये दोनों किसकी होती हैं, वृत्ताकार। और वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ये क्षेत्रफल की एक शक्ति है, अगर इसको एच ऊंचाई तक हम लेके जा रहे हैं तो ये पाई आर स्क्वायर है, और उसको गुणा और करना पड़ेगा हमको एच तक, तो ये इसका आ जाएगा आयतन। यानी कि ये एक वर्ताकार शक्ति है, इसको एच ऊंचाई तक हम लेके जा रहे हैं तो इसका सीधा सीधा बन जाएगा आयतन। और आयतन क्या होगा हमारे पास में, इसका बेलन का जो आयतन का सूत्र बन गया वो हमारे पास क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन का सूत्र हो गया। तो पाई आर स्क्वायर एच। इससे देखते हैं कि अगर इसने त्रिज्या को किसको चेंज किया है, आर को चेंज कर दिया है, आर को बना दिया 110 और एच को बना दिया है इसने 90, ये बना दिया इसने। तो आयतन के अंदर क्या परिवर्तन, ये कांस्टेंट है, पाई का कोई मतलब नहीं हमारे पास में। तो अगर हम आयतन 100 था तो उसके अंदर आर हमारे पास 2 बार लिखना पड़ेगा 110 और 1 बार एच है। ये 100 आ गया नीचे, ये 100 आ गया और ये लिख दिया हमने 100। ये कैंसिल हो गया और ये 1 2 3 1 2 3 ये कैंसिल हो गया। लास्ट में हमारे पास कितना बच गया, ये गुणा करने पर 121 गुणा 9, 121 गुणा 9 करते हैं तो बचता है हमारे पास में 1089/10। 10 का भाग लगाने पे हो जाएगा 108.9। अगर कंपैरिजन करें तो ये हो जाएगा 8.9%। अर्थात आयतन में जो परिवर्तन आएगा वो कितना आएगा हमारे पास में, 8.9%। ये हमारे पास में किस में परिवर्तन आ गया, आयतन के अंदर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है जो हमको दिख रहा हो सामने, अगर ये इसको देखें तो ये आकृति जो होगी वो हमारे पास कैसे दिख रही है, ऐसे वर्ताकार दिख रही है, ये एक वृत्त की तरह से दिख रही है। वृत्त की तरह से अगर कोई आकृति दिख रही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है सामने वाली, वृत्त की परिधि का सूत्र जो होता है वो होता है 2 पाई आर। ये वृत्त की परिधि जो गोलाकार होती है और इसको हम एच ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं, यानी कि एच ऊंचाई तक हमको एक वृत्त की परिधि के आकार की कोई आकृति सामने से दिख रही है, वो उसका क्या हो रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्या सूत्र हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। तो इसके अंदर क्या चेंज हो जाएगा, तो इसके अंदर 2 पाई का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ अगर पहले 100 था तो आर हमारे पास में है 110, एच हमारे पास में है 90, ये बट्टे 100 और ये बट्टे 100, ये तो कैंसिल हो गया और ये दोनों से कट गया, बच गया क्या हमारे पास में 99। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये 99 का मतलब क्या हो गया, 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा, 1% का कम। समतलीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का जो समतल होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है और ऊपर वाला पार्ट होता है वो समतल होते हैं उसके। तो समतल की आकृति यहाँ पे किस प्रकार की, एक वृत्त की आकृति। वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और इसके अंदर ये 2 बार आते हैं ऊपर और नीचे, तो 2 पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर क्या परिवर्तन हो जाएगा, अगर ये पहले 100 था तो हम कह सकते हैं कि आर में चेंज हो रहा है ओनली, तो आर के अंदर 110 गुणा 110 बट्टे 100 और इसमें भी बट्टे 100, तो कितना आ जाएगा 110 ये 100 से 100 कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 121 बराबर कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, 21% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और क्या याद करना है हमको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका जो कंप्लीट, यानी कि नीचे वाला जो पार्ट है वो 2 पार्ट आते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, ये नीचे 2 वृत्त आ गए। साथ ही हमको जो आकृति बाहर वाली दिख रही है वक्र पृष्ठ वो दिख रहा है हमको 2 पाई आर जैसा, ये 2 पाई आर और ये भी 2 पाई आर, तो हम कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर को कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया आर, यहाँ पे बच गया एच, और ये हमारे पास में क्या हुआ है इसका सूत्र। तो इसका सूत्र क्या आ गया 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। यहाँ पे क्योंकि ये कोष्टक आ गया और अंदर जो प्लस का निशान आ गया, इसकी वजह से हम अगर इसका मान रखेंगे 110 यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसका मान हमारे पास क्या नहीं आ पाएगा, इसका कोई भी तथ्यात्मक मान नहीं आ पाएगा, तो हम कह सकते हैं इसको ज्ञात नहीं कर सकते, ये ज्ञात नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शंकु की त्रिज्या को 20% बढ़ाने पर त्रिज्या की ऊंचाई को 10% घटाने पर, इसके अंदर देखिए हम शंकु देखते हैं किस प्रकार का दिखता है। ये शंकु ले लिया, ये शंकु है,
ओके, तो शंकु के अंदर क्या है, शंकु के अंदर क्या चीज़ रखनी है हमको कि इसका आयतन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, शंकु का आयतन कितना होना चाहिए ये ज्ञात करना हमको। तो शंकु का आयतन वही बेलन की जैसी आकृति दिख रही है, अगर इसको यहाँ पे हम बढ़ा दें तो ये एक प्रकार से क्या बन सकता है, बेलन। तो हम कह सकते हैं कि बेलन का जो हमारे पास आयतन का सूत्र आया था वो कितना आया था, पाई आर स्क्वायर एच, यही आया था हमारे पास में। तो इस बेलन के जो सूत्र था उससे ये कितना रह जाता है, ओनली 1/, बेलन से 1/3 भाग, यानी कि ये सिर्फ बेलन का कितना है, 1/3 भाग है, गुणा बेलन का जो आयतन का सूत्र था वो पाई आर स्क्वायर एच था, पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 भाग रह गया ओनली। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका आयतन का क्या पड़ रहा है, क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिक ऊंचाई क्या होती है, इसके अंदर जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं त्रिक ऊंचाई एल, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है आर स्क्वायर, जो नीचे वाला आर और ये हो गई एच, क्योंकि ये एक प्रकार का कर्ण है तो ये नीचे वाला आर और इसका स्क्वायर, इसका क्या है, इसका स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर और इसका रूट, ये होता है एल। हमको यहाँ पे एल दे रखा है, यानी कि एल बराबर 10% घटा कर की दे रखा है 90, एल दे रखा है 90, और त्रिज्या आर दे रखी है, बराबर दे रखी है 120, यानी कि बढ़ा करके दे रखी है इसमें। तो आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन के लिए हमको यहाँ पे एल, सबसे पहले एच देखनी पड़ेगी, एच निकालनी पड़ेगी यहाँ से, यानी कि एल दे रखा है, इसको एच के रूप में हमको निकालना पड़ेगा, उसके बाद में जाके हम, परंतु एच और एल को हमको कोई मान नहीं दे रखा है, इसने सिर्फ इतना बता रखा है कि ऊंचाई 10% घटाई है, यानी कि हम सिर्फ मान के ही चल रहे हैं यहाँ पे कि ये 90 है, ये 100 है, 120 है, परंतु इसका कोई रियल मान नहीं दे रखा है। इसका मतलब हम यहाँ पे एच ज्ञात नहीं कर सकते, तो एच ज्ञात नहीं हो सकता, अतः ये चीज़ हमारे पास ज्ञात नहीं हो सकती, ये ज्ञात नहीं हो सकती हमारे पास, ठीक है। तो आगे देखते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है ये एल है, यानी कि ये नीचे वाला जो पार्ट है इसका वो होता है ये पाई आर, और ये हो जाता है एल। इसका जो वक्र पृष्ठ जो हमको सामने से दिख रहा है इसका पार्ट वो कैसा है, इसका एक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के जैसा। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इस प्रकार का होता है, यानी कि ये जो तिर्यक ऊंचाई है एल, ये तो आ गई हमारे पास एल, और नीचे वाला जो पार्ट है वो गोलाकार के रूप में, तो ये आ जाता है पाई आर के रूप में, यानी कि अर्धवृत्त का जो परिधि हो गई वो है पाई आर, ठीक है। तो फिर इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया वो हो गया पाई आर एल। पाई कांस्टेंट है, तो अगर वक्र पृष्ठ पहले 100 था तो अब आ जाएगा यहाँ पे 100, आर है हमारे पास में 110/100 गुणा एल हमको दे रखा है, त्रिज्या को 120 कर दिया, ऊंचाई को घटा दिया इसने 90/100, कैंसिल हो गया, ये आपस में 108 आ गया। तो 108, 100 से कितना % का कमी वृद्धि हो रही है इसमें, 100 से हो रहा है ये 8% की वृद्धि। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि वक्र पृष्ठ यहाँ पे बढ़ के हो जाएगा 108। आगे वाला देख रहे हैं कि समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव है, समतल इसका एक ही पार्ट है और वो है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पाई ये 100 है और आर 120 गुणा 120/100 गुणा 100 बराबर ये हो जाएगा, आपस में कैंसिल होके 144। ये 44% का क्या हो गया इसके अंदर वृद्धि। और अंतिम क्या देख रहा है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है वो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर जो पार्ट हमको वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल। तो कुल जो सूत्र बन जाता है वो हो जाता है पाई आर कॉमन ले लिया, आर प्लस एल, ये फिर से प्लस का निशान आ गया बीच में, मतलब कि यहाँ पे वापस इनका मान हमको रखना होगा, परंतु हम यहाँ पे इनका मान नहीं रख सकते। अतः हम कह सकते हैं कि ये चीज़ को हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे पास शंकु, बेलन और घन, घनाभ, इनके कुछ सूत्र हो गए, आयतन, क्षेत्रफल, इन सब के। आगे के पार्ट को देखते हैं हम अब।
इसमें सिर्फ अंकगणित के रूप में हमको हल करना है, तार्किक रूप में यानी कि रीजनिंग के रूप में हल होगी आप आगे की सारी संख्याएं। तो वह संख्या क्या होगी जिसका 280 70% हो, यानी कि कोई संख्या है हमारे पास, माना कि x, उसका अगर हम 70% ले रहे हैं, इसका गणितीय अगर हम भाषा सरल करें तो ये इसका भाषा हो जाएगी x गुना 70/100, और ये किसके बराबर हो रहा है 280 के। तो वह संख्या हमको x ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 इधर गुना हो जाएगा 280 गुना 100, और ये बट्टे में आ जाएगा 70, ये कैंसिल हो गया, 7 चौक 28, और वो संख्या क्या हो गई 400। इसने वो पूछिए कि वो संख्या क्या होगी। ठीक है, आगे की क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 57% उसी संख्या के 48% से 720 अधिक है तो उस संख्या का 80% क्या होगा। कोई संख्या है, उसका अगर हम 57% बता रहा है और 48% उस संख्या का 2% दे रखे हैं उसके, तो हम इसको इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं कि अगर कोई संख्या है जैसे x, उसका अगर पहले 48 निकाल लिया हमने, 48/100, उस वो 48/100 और एक पार्ट निकाल लिया उसका x गुणा 57/100, ये दो पार्ट निकालिए उसके, इन दोनों का अंतर निकाल लिया, तो इन दोनों का अंतर जो आ रहा है वो है 720, यानी कि अगर हम इसमें कॉमन ले लें तो ये आ गया कॉमन बाहर, ये बट्टे 100, और ये आ जाएगा 57 माइनस 48 बराबर आ गया 720, ये अंतर आ गया, ये आ गया 9, x बराबर 720, और ये 100 था इधर, तो ये इसमें हो जाएगा गुणा। अब x का मान जो हमारे पास आ जाएगा वो x बराबर आ जाएगा 720, जो x का मान आ गया वो हमारे पास में आ गया 720 गुणा 100 बट्टे आ जाएगा 9 बराबर आ जाएगा। और हमको इसके साथ में एक चीज़ और साथ में निकाल सकते हैं कि इसने दे रखा है कि इस संख्या का 80% क्या होगा, क्योंकि हमको ज्ञात ये करना है, तो हम उस संख्या को निकालने के बजाय हम डायरेक्ट इसको कह सकते हैं कि ये संख्या आएगी हमारे पास में और इसका हमारे पास कितना निकालना है हमको 80%। तो 80% निकालने के लिए सीधा इसको यहाँ पे कर देते हैं गुणा, 9 अंटी 75, और ये आ जाएगा अंटी अंटी 64, ये शून्य कितनी हो गई 2 शून्य, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 80%, उस संख्या का आ जाएगा x का 80% कितना आ जाएगा 6400, ये पूछा इसने हमको उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह संख्या क्या होगी जो अपने 85% से 450 अधिक है, यानी कि उस संख्या को ज्ञात करना है हमको, तो वो संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास में, वो संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास में कि जो अपने से 85% से कितनी अधिक है 450 अधिक है। तो माना कि वह संख्या x है और उसका संख्या का 85%, अगर उस संख्या का 85% निकालें हम तो उससे भी वो कितनी अधिक है 450 अधिक है, यानी कि ये संख्या है, इसका ये संख्या का 85% निकालिए हमने यहाँ पे, और इससे कितने अधिक है 450 अधिक है। तो कितना अंतर आ गया इसमें 15%, तो ये हो जाएगी 15x/100 बराबर 450, x बराबर आ जाएगा 450 गुणा 100 बट्टे 15 3 45, ये आ जाएगा 3000, तो वो संख्या कितनी हो गई 3000, यानी कि वो संख्या 3000 है हमारे पास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या में 15% की वृद्धि करने पर वह 300 बढ़ जाती है, तो बताइए कि संख्या में 40% की कमी करने पर वह कितनी रह जाएगी। कोई संख्या है और उसमें हमने कर दी 15% की वृद्धि, ये 15% की वृद्धि करने पर वह संख्या हो जाती है 300 बढ़ जाती है, यानी कि वो संख्या अगर x थी तो अब वो संख्या हो जाएगी x प्लस 300, तो हो जाएगी ये 115x बराबर 100x प्लस 30,000,
ये आ जाएगा 15x, ये 100 इधर आके कैंसिल हो गया है, यानी कि माइनस हो गया, बच गया 15x बराबर 30,000। और ये तो ये संख्या x बराबर, इसमें भाग लग जाएगा 15 का, 15 2 30, बच गई 3 शून्य, तो ये संख्या थी 2000। तो 2000 की संख्या के अंदर अगर हम 15% की वृद्धि कर दें तो ये 300 हो जाती है, यानी कि 300 एक्स्ट्रा आ जाती है। तो अगर इस 2000 के अंदर 40% की कमी कर दें हम, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? अगर इसमें 40% की कमी कर दें, मतलब कि इसके अंदर हम कर देंगे 60/100 कर दें इसको, ये कैंसिल हो गया, और 6 दूनी 12, तो ये संख्या कितनी हो गई? 1200 रह जाएगी। बस यही पूछा इसने, ये बता दिया। अगर आप इसमें देखते हैं कि किसी संख्या का 25% कम करने पर 1500 रह जाती है, तो उस संख्या में 10% बढ़ाने पर कितनी हो जाएगी? संख्या मतलब क्या दे रखी है इसने? संख्या को 25% कम करने पर अगर x है उसको मैं 75/100 से गुणा करूं तो वो 1500 ही रह जाएगी। अर्थात ये आ गया 25 3 75, 25 चौक 100, और 3x बराबर आ जाएगा 1500 गुणा 4, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1500 गुणा 4/3, 3 5 15, 5 चौके 20, तो वो संख्या 2000 है। और 2000 के अंदर 25% की अगर मैं कमी कर दूं तो 1500 रह जाती है। तो अगर उसमें 10% बढ़ा दूं, अगर मैं इस 2000 में 10% बढ़ा दूं तो ये कितनी हो जाएगी, ये बताना है। ये 200 ने कैंसिल हो गई, ये हो गया 11 दूनी 2200, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 2200। बहुत दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, बस गणितीय भाषा को अपनी साधारण भाषा में चेंज करना है। बस पर गणितीय जो शब्द दे रखे हैं उनको उसी गणितीय रूप में ढालना होता है, बस और कुछ भी नहीं करना होता है। बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना होता है, बल्कि किसी भी क्वेश्चन के किसी भी एक्स्ट्रा हमको यहाँ पे कोई भी सूत्र नहीं लगाना है, कुछ और चीज़ नहीं करनी है, बस प्रतिशत के रूप में इसको चेंज करना है हमको, बस इतना सा करना है भिन्न के रूप में। जैसे कि इसमें दे रहा है किसी संख्या का 70% 2500 से 300 अधिक है। बस भाषा को समझना है हमको, कि किसी संख्या है उसका 70% है, वो 2500 से कितना अधिक है? 300 अधिक है। यानी कि इसने डायरेक्ट इसे नहीं दिया कि 2500 से 300 अधिक है, मतलब कि ऐसा डायरेक्ट भी कह सकता था कि 2800 है किसी संख्या का 70%, परंतु यहाँ पे उलझाने के लिए सिर्फ, और उस संख्या का 50% 2500 से कितना कम है, ये 2500 से हमको बताना है कि कितना कुछ है। जैसे कि हमको यहाँ पर संख्या दे रखी है x, उसका हमको दे रखा है 70%, और वो हमको बता रखा है इसने कि वो 2800 है। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट इससे गुणा हो गया, x बराबर ये 10 गुणा हो गया इससे, और ये 7 का भाग लग जाएगा, ये हो जाएगा 2800/7 गुणा हो जाएगा 10, तो 7 चौके 28, ये 400, और ये संख्या हो गई 4000। इस संख्या का 4000 का 70% 2800 है, तो 4000 का 50%, 4000 का 50% कितना हो जाएगा? 50% 50/100, और ये कितना हो जाएगा? ये कैंसिल हो गया, बच गया कितना? 5 चौके 20, और ये हमारे पास कितना आया? 2000, और ये 2500 से कितना कम है? 2000 2500 से कितना कम है? अंतर है हमारे पास में 500 का, तो हम बता देंगे कि ये 500 क्या है? कम है। बस इतना सा करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी संख्या की 60% संख्या है, उसका 60% में से हमको घटाना है 60, तो 240 शेष रहता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, बस संख्या लेनी है x, उसका हमको करना है 60%, उसमें से घटाना है हमको 60, और बराबर हमको बताना है कि ये चीज़ रह जाएगी किसके बराबर? 240 के बराबर। बस इतना सा करना है, ये चीज़ हमको दे रखी थी, इतना हल हो गया, क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये 60 इधर माइनस का है, इधर प्लस का हो जाएगा, यानी कि 60x/100 बराबर 240 + 60, तो ये हो जाएगा 300, ये 300 हो गया, क्योंकि ये इधर नीचे है तो ये उधर आके क्या हो जाएगा? गुणा के अंदर। ये काट भी सकते हैं हमको 100 से, पर कोई नहीं, आगे काट देंगे। ये गुणा के अंदर है 60, तो ये चला जाएगा भाग के अंदर। इधर क्या बच गया? x, इतना सा बचा है, और हल करेंगे इसको हम, तो ये और ये हल हो जाएगा 6 पंजू 30। लास्ट में उत्तर हमारे पास कितना आ गया? 500। तो वह संख्या कितनी है? 500 का अगर हम 60% देखें,
500 गुणा 60/100, ये कैंसिल हो गया और 56×3 ये आ गया 300। इसमें से अगर हम 60 घटा दें तो यह जाता है 240। वही का वही क्वेश्चन हो गया जो इसने यहाँ पे दे रखा था, वही भाषा है, बस इतना सा करना है। इसको हमें एक बार समझना होता है ओनली कि इसने पूछा क्या है, दे क्या रखा है, ज्ञात कैसे कर सकते, बस इतना सा करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी संख्या का 15% किसी संख्या का 15% किसी संख्या का 15% एवं 10% मिलाकर 500 होता है, तो 800 उस संख्या का कितने परसेंट होगा। थोड़ा सा टिपिकल यानी कि थोड़ा सा उलझाने की कोशिश की इस क्वेश्चन में। संख्या दे रखी है x का 15% अगर मिला दूं, साथ में हमको क्या मिलाना है, उसका 10% भी मिलाना है, और ये दोनों मिलाने पे हमको आता है 500। ये हो गया 15x, ये हो गया 10x, कितना हो गया 25x। नीचे 100 है, नीचे 100 है, अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 का 100 आ गया। तो ये जोड़ने पे कितना आ गया 25x/100। डायरेक्ट नहीं दिया इसने कि 25x किसी संख्या का 500 होता है, तो ये हो गया 500। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये गुणा और ये क्रॉस ओवर, तो ये हो जाएगा 500 गुणा 100/25। ये 25 2 50, ये शून्य आ गया, 20 बार कैंसिल हो गया, बराबर आ गया 2000। ये हमारे पास संख्या आ गई 2000। तो 800 संख्या का कितने परसेंट होगा, 2000 का हमको बताना है कि 800 कितना परसेंट होगा। सेम टू सेम अगर हमको दे रखा है तो 800/2000 का बताना है हमको, और इसको परसेंट में चेंज करने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। यानी कि जिस संख्या से अनुपातिक रूप बताना होता है उसको नीचे लिख देंगे, जो संख्या बतानी है उसको ऊपर लिख देंगे, और बराबर उसको गुणा कर देंगे। ये 2 शून्य कट गई, ये 1 शून्य और कट गई, ये एक बार और कटेगा, 4 बार बच गया कितना 40%। यानी कि 2000 का 40% क्या हो जाएगा, 40% उस संख्या का 800 के बराबर होगा, ये बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कक्षा के वर्ग ए में 35%, वर्ग बी में 25%, शेष सी में विद्यार्थी हैं। वर्ग सी के विद्यार्थी वर्ग ए की अपेक्षा 60 अधिक हैं। तो हमको बताने कुल विद्यार्थी की संख्या, ए वर्ग के विद्यार्थी की संख्या क्या होगी, बी की संख्या क्या होगी, और सी के क्या संख्या होगी। ए में 35% है, बी में 25% है, सी में विद्यार्थी कितने हैं हमको नहीं पता। वर्ग सी के विद्यार्थी वर्ग ए की अपेक्षा 60 अधिक हैं। एक बार और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं इसको कि क्वेश्चन में कुछ सी के अंदर विद्यार्थी सिर्फ संख्या ही है, इसमें ओनली संख्या दे रखी है, तो इसको हल करना है हमको। तो ये बताना है शेष कितने बच गए, 35 प्लस 25, ये कितना हो गया 10, 60%। शेष कितना रह गया, सी में हो जाएंगे बराबर 40%। तो सी में विद्यार्थी कितने हो गए 40%, ए में कितने हैं 35%। एक मिनट, ये 35%, अंतर कितने का आ रहा है इसके अंदर, 5% का अंतर, और ये कह रहा है कि इसकी अपेक्षा 60 विद्यार्थी अधिक हैं। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि 5% का अंतर अगर 60 के बराबर है तो 1% का अंतर कितने का आ गया, ये इधर गुणा भाग में चला जाएगा, 60/5 बराबर कितना आ जाएगा, हाँ 15 12 पंजो 60, तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि 1% बराबर कितना आ गया 12। तो हम कह रहे हैं कि अगर 1% बराबर 12 है तो 100% अगर हो जाएगा तो 100 से इसको क्या कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 1200 विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने हैं, पहला क्वेश्चन हो गया हल, 1200 विद्यार्थी हैं। वर्ग ए के अंदर कितने हैं, ए में 1200 विद्यार्थी पूरे हैं, 35% है ए का, तो ए को हम निकालना है 35, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और बराबर जो 60, 36 और 6 हो जाएगा 42। एक के अंदर है 420,
उसने पूछा है बी के अंदर, बी में कितने हैं 25%, 1200 गुणा 25/100, तो ये आ जाएगा एनसीएल होके 300। और तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि सी में विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 1200 गुणा, वैसे तो इसका डायरेक्ट ही कर सकते हैं कि क्योंकि इसने दे रखा था कि इसके अंदर 60 विद्यार्थी अधिक हैं, तो इसको डायरेक्ट करके 480 हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। सी का निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसने दे रखा था पहले से, परंतु फिर भी निकाल लेते हैं। 40/100 बराबर कितना आ जाएगा, कैंसिल हो गए और चूँकि 48, 480 विद्यार्थी हैं। ये सारा क्वेश्चन हल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कक्षा में 70% विद्यार्थी उपस्थित थे एवं 60 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। बहुत ईजी क्वेश्चन दे रखा है इसने, बस इसको थोड़ा सा हल करना है हमको कि 70% विद्यार्थी तो उपस्थित थे और 70 उपस्थित, तो अनुपस्थित कितने हो गए, अनुपस्थित कितने रह गई 30%, और ये बराबर किसके थे 60 के। तो ये हम यहाँ से 1% निकाल लेंगे। 1% बराबर कितना आ जाएगा 60/30 बराबर 2। तो 100% पूरे विद्यार्थी, जो पहला क्वेश्चन है वो हो जाएगा यहाँ पे 100% बराबर कितने हो जाएंगे 2 गुणा 100 बराबर 200 विद्यार्थी। 200 विद्यार्थी पूरे थे। दूसरा क्वेश्चन है कि कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। उपस्थित थे 70, 200 थे पूरे, उसमें से 70 उपस्थित थे, ये कैंसिल हो गया और बच गया कितना 7 दूनी 14। 140 स्टूडेंट क्या थे उपस्थित थे। बस ये बताना था हमको। अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पे है कि किसी संख्या का 60% क्या होगा जिसका 30% इसने दे रखा है, जिसका 30% 600 का 40% के बराबर है। किसी संख्या का हमको 60% ज्ञात करना है जिसका 30% है, जिस संख्या का 30% दे रखा है 30/100, उसका कितना आएगा 600 का 40% के बराबर है। अर्थात ये चीज़ हमको दे रखी है, तो हमको कितना यहाँ पे कितना आ जाएगा, एस बराबर कितना आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया दोनों, और ये आ जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया 6 चौकी, और ये आ गया 2400, और ये 3 अक्स के बराबर आया है, तो अक्स बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 3 का भाग चला जाएगा, 8 3 24, 800 आ गया। और इसका हमको निकालना है 800 का 60%, ये 8 छिको 48, यानी कि ये आ गए 480, ये निकालना था हमको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या क्या होगी जिसका 30% 400 के 60% के समान है। कोई संख्या क्या होगी जिसका 30%, यानी कि जिसका 30% कितना है, किसके बराबर है 400 के 60% के बराबर है। बस ये चीज़ दे रखी है हमको। तो ये कैंसिल हो गया, ये 3x के बराबर कितना आ गया, ये 6 चौकी 6 4 24, और x बराबर कितना आ जाएगा 2400/3 बराबर ये आ जाएगा 800। बस ये पूछा था इसने, और ये हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कल हम कुछ और क्वेश्चन को चर्चा करेंगे प्रतिशतता के। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और देखते रहिए हमारी क्लासेज।